चलिए स्टार्ट करते हैं NCERT सॉल्यूशन एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर सेट चैप्टर नंबर 1 क्लास 11th। तो एक्सरसाइज 1.1 5-6 क्वेश्चन दिए हैं, बड़ी आसानी से बनेगा अगर इसके पहले के वीडियोस आपने नहीं देखे हैं, बेसिक कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स और एग्जाम्पल जो हमने 5-6 एग्जाम्पल बनाए हैं इससे पहले। अगर आपने उसको नहीं देखा तो सबसे पहले आप उनको देखिए, डिटेल से समझिए, उसके बाद ये अपने आप बन जाएगा आपसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जल्दी से बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने मैंने यहाँ नोट कर दिया है, इसमें 9 क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। तो 1 बाय 1 अपन रीड करते हैं, इनको बनाते चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, यानी यहाँ पर जो 9 के 9 क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें हमको पहचानना है कि कौन सा इसमें सेट है और कौन सा नहीं है। तो सेट के लिए मैंने आपको क्या बताया था, सेट ऐसे ऑब्जेक्ट के कलेक्शंस को बोलते हैं जिसका डेफिनेशन पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करता, चेंज नहीं होता, तो उसको हम उस कलेक्शन को सेट बोलते हैं। और जिसका डेफिनेशन, जिसका मीनिंग पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाता है तो उसको फिर अपन सेट नहीं बोलते हैं। तो चलिए 1 बाय 1 अपन रीड करते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें लेते हैं, देखिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, यानी उन महीनों के नाम का कलेक्शन। एक साल में 12 महीने आते हैं, तो साल के कुछ महीनों का कलेक्शन जिनके नाम कौन से लेटर से स्टार्ट होते हैं, जे से। तो अगर मैं पहले बच्चे से पूछूं तो वो कौन सा सेट बना के मुझे बताएगा, तो मैं यहीं पर आपको लिख के दिखाता हूं। अगर मुझे सेट बनाना है तो मैं जे से कौन कौन से महीने स्टार्ट होते हैं, पहला तो जनवरी ही हो जाता है, तो आप पहले तो जनवरी ही लिख लोगे। उसके बाद जनवरी के बाद कौन सा महीना है जो जे से स्टार्ट होता है, जून। अब देखिए पढ़ के, जून के जस्ट बाद एक महीना आता है जुलाई, ये भी जे से स्टार्ट होता है, ठीक है। और कोई महीना आता है जे से, मेरे ख्याल से नहीं आता। यही 3 महीने हैं, तो इसको अपन ऐसे करली ब्रैकेट लगा के, कॉमा लगा के सेपरेट करके लिख लेंगे, दिस इज सेट। अगर मैं पहले बच्चे से पूछूंगा तो उसके हिसाब से भी यही 3 महीने होंगे जो जे से शुरू होते हैं। दूसरे बच्चे से पूछूंगा उसके हिसाब से भी यही कलेक्शन बनेगा, तीसरे बच्चे के हिसाब से भी यही कलेक्शन बनेगा, जितने से पूछोगे सबके हिसाब से यही कलेक्शन बनेगा। इसका मतलब है इस कलेक्शन का डेफिनेशन, इसकी मीनिंग पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रही है, इसलिए ये क्या चीज़ है, ये कौन सा, ये कलेक्शन क्या है, सेट है। और इसका जस्टिफिकेशन भी आपको देना है आंसर का। तो जस्टिफिकेशन में आप क्या लिखेंगे, एक बार मैं बता देता हूँ। अगर सेट है तो इसमें आप जस्टिफिकेशन में वही चीज़ लिखोगे, मैं इसको रब कर रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। जस्टिफाई जब आप कर रहे होंगे तो आप रीज़न क्या देंगे कि कलेक्शन इज नॉट चेंजिंग फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, या डेफिनेशन ऑफ कलेक्शन इज नॉट चेंजिंग फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ऐसे आप लिख सकते हैं। और अगर कोई सेट नहीं होगा, यानी किसी चीज़ का कलेक्शन पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाएगा, तो वो तो सेट नहीं कहलाएगा। तो उसके लिए जस्टिफिकेशन आप क्या देंगे कि कलेक्शन इज चेंजिंग फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, या कलेक्शन कैन बी चेंजिंग, कलेक्शन में बी चेंजिंग फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, कुछ भी आप लिख सकते हो। तो ये जस्टिफिकेशन आप हर एक में चिपका दोगे, इसको मैं रब कर देता हूँ, आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। तो पहला वाला क्वेश्चन क्या होगा, देखो, हर एक के हिसाब से यही सेट बनेगा, जनवरी, जून और जुलाई, इसका मतलब है ये सेट है। तो मैं इसको रब कर देता हूँ, हमको सिर्फ आंसर देना। जब आप कॉपी में लिखोगे तो बढ़िया डिटेल से लिखोगे, मैं यहाँ पे ऐसे ही लिख देता हूँ, इट इज सेट। जी, क्या लिखोगे, इट इज अ सेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, पहला हो गया हमारा। सेकंड क्वेश्चन है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया, इंडिया के 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर के नाम बताइए। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आपके हिसाब से जो आपको फेवरेट लगेंगे, जिनको आप समझते होगे सबसे ज़्यादा टैलेंटेड है, आप उनके नाम बताओगे। दूसरे बच्चे से पूछूंगा तो उसके कलेक्शन में उन राइटरों के नाम आएंगे जो उसे लगते होंगे कि वो टैलेंटेड हैं, दूसरे बच्चे को जिनको लगता होगा कि वो टैलेंटेड है, वो उनके नाम बताएगा। तीसरे से पूछोगे तो तीसरे के हिसाब से जो टैलेंटेड होंगे वो अपने हिसाब से बताएगा। आप समझ रहे हैं, हर एक के कलेक्शन में अलग अलग राइटरों के नाम आएंगे। तो ये कलेक्शन पर्सन टू पर्सन चेंज हो जा रहा है, इसलिए ये सेट नहीं होगा। तो मैं इधर कट का निशान भी लगा देता हूँ और यहाँ भी लिख भी देता हूँ, इट इज़ नॉट अ सेट, नॉट ए सेट। रीजन में क्या लिखोगे, कलेक्शन में चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन और कलेक्शन कैन
कैन बी चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, डेफिनेशन चेंज हो रहा है। ओके, तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में अगर मैं आपको बोलूं कि कोई 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन का कलेक्शन बना के बताओ, तो ये भी तो बिल्कुल सेकंड क्वेश्चन की तरह ही हो गया। आपसे पूछता हूं तो आपके हिसाब से आपके फेवरेट बैट्समैन कोई होंगे, आप अपना कलेक्शन बनाओगे। दूसरे से पूछेंगे तो उसके हिसाब से कोई दूसरा होगा। जैसे मेरे कलेक्शन में सहवाग भी आता है, सचिन भी आता है। हो सकता है किसी के कलेक्शन में सहवाग नहीं आता हो, सचिन नहीं आता हो, धोनी आता हो सकता है तीसरे के कलेक्शन में डिविलियर आता हो। ऐसे करके अलग अलग लोगों से जब आप पूछेंगे तो हर एक के कलेक्शन में कुछ ना कुछ चेंज जरूर आएगा। तो ये डेफिनेशन पर्सन टू पर्सन चेंज हो जा रही है, इसलिए ये भी क्या नहीं है, दिस इज नॉट अ सेट। ठीक है, तो ये भी सेट नहीं है, क्योंकि अलग अलग पर्सन से पूछने पे इनके डेफिनेशन अलग अलग हो सकते हैं। चौथा क्वेश्चन लेते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। ध्यान से समझना, योर क्लास बोला जा रहा है क्वेश्चन में। आपके क्लास, आप जिस क्लास में पढ़ते हो, आप जिस क्लास में पढ़ते हो उसी क्लास के बारे में हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप अपनी क्लास में ये हमको बताओ कि भाई आपके क्लास में, आप जिस क्लास में पढ़ रहे हो उसमें जितने भी बॉयज़ हैं, गर्ल्स की बात नहीं हो रही, जितने भी बॉयज़ हैं उनका कलेक्शन बनाइए। तो मान लो आप 11th क्लास में पढ़ते हो, आपने अपनी क्लास में जितने टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ हैं उसका कलेक्शन बनाया, हर एक का नाम लिखा। तो जितने भी बच्चे, मान लो 50 बच्चे हैं, 50 बच्चे में सपोज 30 बॉयज़ हैं, तो आपने 300 लड़कों के नाम लिख दिए। अब अगर मैं आपकी क्लास के किसी दूसरे बच्चे से पूछता हूँ तो उसके हिसाब से भी वही 30 बच्चे आएंगे उसकी कलेक्शन में, वही नाम वो भी लिखेगा। तीसरे बच्चे से पूछता हूँ तो वो भी आपकी क्लास में 30 बच्चे जो हैं बॉयज़, वो भी उन्हीं बच्चों के नाम लिखेगा। इसका मतलब है जितने बच्चों से मैं आपसे पूछूंगा, जितने बच्चों से पूछूंगा आपकी क्लास के, हर एक बच्चे के हिसाब से वही 30 बच्चे उनकी कलेक्शन में आएंगा। तो इसका मतलब ये है कि इसका डेफिनेशन पर्सन टू पर्सन नहीं बदल रहा। तो ये क्या है, ये किस टाइप का कलेक्शन है, दिस इज ए सेट। तो ये क्या चीज है, इट इज अ सेट। समझ रहे, दिस इज सेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, 100 से कम जितने नेचुरल नंबर है उनका कलेक्शन। तो आप सब जान रहे हो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। 100 से छोटे नेचुरल नंबर यानी 1 से लेके 99 ऐसे लिखोगे ना। अगर मैं लिखने बोलूँ तो आप कैसे लिखोगे, ऐसे, दिस इज 1 2 3 और ऐसे बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाओगे, 3 डॉट लगा देते हैं। 100 से छोटे चाहिए, तो ये बीच में सारे नंबर आ गए। तो पहले आदमी के हिसाब से भी यही कलेक्शन होगा, दूसरे के हिसाब से भी 100 से छोटे नेचुरल नंबर यही होंगे, हर एक के हिसाब से यही होगा कलेक्शन। इसका मतलब है ये भी क्या है, सेट है। सो दिस इज ऑल्सो सेट, इट इज अ सेट। ठीक है, समझ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद एक हिंदी साहित्य के एक बहुत ही मशहूर राइटर हैं। नॉवेल्स लिखते हैं, वो कहानियाँ लिखते हैं, जिनकी कहानियाँ और कविताएं आपने हिंदी में पढ़ी होंगी, हिंदी की बुक में छपती हैं अक्सर। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा जितने नॉवेल्स लिखे गए हैं, जितने भी नॉवेल्स लिखे गए हैं, सिर्फ किसके द्वारा, कौन लिखने वाला है, मुंशी प्रेमचंद, उसका कलेक्शन बनाइए। तो भाई मुंशी प्रेमचंद ने सपोज 100 नॉवेल्स लिखे हैं, 100 नॉवेल्स लिखे हैं सपोज एग्जाम्पल, मुझे नहीं मालूम कितने लिखे उन्होंने, बहुत बड़े कवियों में उसकी गिनती होती है, बड़े राइटरों में। तो सपोज उन्होंने 100 नॉवेल्स लिखा है, तो अगर मैंने आपको कलेक्शन बनाने के लिए बोला है तो आप उन्हीं 100 नॉवेल्स का कलेक्शन बनाओगे। दूसरे बच्चे को बोलेंगे तो वो भी उन्हीं 100 नॉवेल्स का कलेक्शन बनाएगा। जितने लोगों से पूछोगे वो उन्हीं 100 नॉवेल्स का कलेक्शन दिखाएंगे। इसका मतलब है ये क्या चीज़ है, पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा डेफिनेशन, उन्हीं कलेक्शंस को हर बच्चा दिखा रहा है, हर आदमी उसी कलेक्शन के बारे में बात कर रहा है, इसलिए ये भी क्या चीज़ है, दिस इज ए सेट। ठीक है, दिस इज ऑल्सो सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, ऑल इवन इंटीजर, जितने भी इवन इंटीजर हैं उनका कलेक्शन। तो इवन इंटीजर कैसे होते हैं भाई, कहाँ से स्टार्ट होते हैं, इवन नंबर तो आप जानते हो, इंटीजर की बात हो रही है ना, ऑल इवन इंटीजर्स। और इंटीजर हम पहले ही आपको बता चुके हैं, जस्ट अगर आपने नहीं देखा है तो आप बेसिक इंट्रोडक्शन का लेक्चर जरूर देखिए, तभी सारी चीज़ें अच्छे से आपको समझ में आएंगी। तो इवन इंटीजर, इंटीजर यानी पॉजिटिव नंबर भी, निगेटिव नंबर भी, जीरो भी। तो यहाँ पे इवन इंटीजर की बात हो रही है, मैं वो लिख के यहाँ नहीं दिखाना चाहता। तो निगेटिव की तरफ भी, पॉजिटिव की तरफ भी इवन इंटीजर तो होते हैं ना, जो 2 से डिवाइड हो जाए, ठीक है ना। तो हर आदमी के हिसाब से
इवन इंटीजर का कलेक्शन तो सेम रहेगा ना, वो तो नहीं बदलेगा, कोई 3 तो नहीं लिख देगा बीच में, 7 तो नहीं लिख देगा, वो इवन नंबर ही लिखेगा। तो ये भी क्या चीज़ है, दिस इज ऑल्सो सेट। ये मैं इसको डिफाइन नहीं करना चाहता यहाँ, दिस इज सेट। ओके, नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 1, ये हमारा जो सेट का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी का। तो इस एनसीईआरटी के इस चैप्टर में, सेट वाले चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन हैं उसका कलेक्शन। तो भैया मैं एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए आप इस वीडियो को देख रहे हो, क्योंकि आप भी एनसीईआरटी पढ़ रहे हो। तो पहले चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन है उसका कलेक्शन बनाइए। तो जितने बच्चों से पूछोगे हर एक के कलेक्शन में वही क्वेश्चन आएंगे जो एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 में दिया हुआ है सेट में। इसका मतलब है इसका डेफिनेशन पर्सन टू पर्सन नहीं बदलेगा, तो ये भी क्या चीज़ होगा, सेट। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, 9th क्वेश्चन, ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। मोस्ट डेंजरस किस एनिमल को बोलोगे? तो इसके लिए कोई पर्टिकुलर कैटेगरी नहीं है कि ये चीज़ पाई जाएगी तभी उसको मोस्ट डेंजरस एनिमल बोलेंगे। ये तो अलग अलग ह्यूमन की फीलिंग है, किसी को कॉकरोच से डर लगता है, किसी को शेर से भी डर नहीं लगता। सर्कस का रिंग मास्टर शेर को भी नचाता है, किसी को कॉकरोच से भी डर लगता है। तो किसी के लिए तो मोस्ट डेंजरस एनिमल कॉकरोच है, चूहा है, और किसी के लिए मोस्ट डेंजरस एनिमल स्नेक है, किसी के लिए लॉयन भी नहीं है। तो अलग अलग आदमी के हिसाब से अलग अलग डेफिनेशन हो सकता है, इस कलेक्शन में अलग अलग जानवर आ सकते हैं। तो अलग अलग पर्सन जब चेंज होंगे तो कलेक्शन भी बदलता जाएगा, इसलिए ये सेट नहीं हो सकता। सो इट इज़ नॉट अ सेट। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया, इसको आप पॉज करके नोट करें, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लेते हैं सेकंड क्वेश्चन में, देखो हमसे क्या पूछा जा रहा है। लेट ए इज इक्वल टू, ए इज ए सेट और ये उसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है देखो, इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल, एक ये सिंबल और एक ये सिंबल। इस पर हमारी पहले ही बात हो चुकी है। इस सिंबल को अपन क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू। बेसिक में हमने ये कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया है। और इस सिंबल को क्या बोलते हैं, बिलोंग्स को जो काट देते हैं, डज नॉट बिलोंग्स टू। और इसका यूज भी आगे हम पीछे हम कर आए हैं। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ पर 5-6 क्वेश्चन दिए हैं, जल्दी जल्दी इसको करते हैं। इसका क्या मतलब होता है बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू का। यहाँ पर देखो 5 8 0 4 2 और 10 ये एलिमेंट्स हैं। ये एलिमेंट्स इस सेट ए से अगर बिलोंग करेंगे, यानी इस सेट ए के अंदर अगर ये एलिमेंट्स होंगे, तो हम क्या सिंबल लगाएंगे कि हाँ भाई ये एलिमेंट्स सेट ए से बिलोंग करते हैं। और नहीं होंगे एलिमेंट्स सेट ए के अंदर तो बिलोंग नहीं करते, वो वाला सिंबल यूज़ करेंगे। तो देखो 5 सेट ए से बिलोंग करता है कि नहीं, सेट ए के अंदर 5 वाला एलिमेंट आता है कि नहीं, आता है। इसलिए ये क्या है, 5 बिलोंग्स टू सेट ए, 5 बिलोंग्स टू सेट ए। इसको पढ़ते कैसे हैं मैंने पहले भी बता दिया है, अभी भी बता देता हूँ। 5 बिलोंग्स टू सेट ए, हालांकि इसको पूरी तरीके से इस तरह से पढ़ना चाहिए। एलिमेंट 5 बिलोंग्स टू सेट ए, समझ में आ गई बात। ओके, सेकंड वाला देखो 8 बिलोंग्स टू ए। क्या 8 सेट ए के अंदर आता है, 8 वाला एलिमेंट है क्या, नहीं है। तो फिर इसको अपन क्या बोलेंगे, 8 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, बहुत आसान है। 0 आता है क्या, देखो सेट ए से बिलोंग करता है, नहीं करता। सो दिस इज ऑल्सो नॉट बिलोंगिंग टू ए, डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 4 ए से बिलोंग करता है क्या, आंसर है हाँ, 5 भी कर रहा था, 4 भी कर रहा है। सो 4 बिलोंग्स टू सेट ए। 2 यस, 2 भी बिलोंग कर रहा है, सो 2 ऑल्सो बिलोंग्स टू सेट ए। और 10 है नहीं है 10, सो दिस इज 10 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। बहुत सिंपल सा है, एकदम लड्डू टाइप क्वेश्चन है, टाइम पास करवा रहे हैं आपसे। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में आते हैं, कुछ बढ़िया बात करते हैं, देखते हैं। इसको पॉज करके नोट करें जल्दी से। क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। मैंने पहले ही कहा था कि यानी इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले बेसिक लेक्चर में कि ये जो हमारा एक्सरसाइज आने वाला है, इसमें बेसिकली हमको क्या प्रैक्टिस करना है, सेट बिल्डर फॉर्म दिया रहेगा, रोस्टर फॉर्म में चेंज करना रहेगा, या रोस्टर फॉर्म दिया रहेगा, सेट बिल्डर फॉर्म में देना चेंज करना रहेगा। तो उसी प्रैक्टिस को हमको यहाँ पे करना है, वही क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म।
यानी सेट किस लैंग्वेज में दिया रहेगा, सेट बिल्डर में। तो सेट बिल्डर फॉर्म से हमको किस में चेंज करना है, रोस्टर फॉर्म में। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, सेट का नाम है ए और ये हमको दिया है, देखो पढ़ने का तरीका भी मैं आपको बताता हूँ। द सेट ऑफ ऑल, अगर आपने बेसिक लेक्चर देखा तो समझ में आता होगा। द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। इंटीजर किसको बोलते हैं, बेसिक लेक्चर में हम कवर कर चुके हैं। एंड यानी एक्स क्या चीज़ है, इंटीजर है। इंटीजर यानी पॉजिटिव निगेटिव नंबर, बिना डेसिमल वाले जो होते हैं, निगेटिव पॉजिटिव हर तरह के नंबर इंटीजर कहलाते हैं। तो एक्स क्या चीज़ है, एक इंटीजर है। और एक्स की खासियत क्या दे रखी है, देखो -3 से एक्स बड़ा है, एक्स इज ग्रेटर देन -3 बट लेस देन 7। तो ऐसे कौन कौन से नंबर हैं, आप नंबर लाइन इमेजिन करिए, मैं यहाँ पे बनाता हूँ। देखो नंबर लाइन -3, -2, -1, 0, ये 1 2 3 4 5 6 और फिर 7 आता है, लेकिन 7 हमको लेना नहीं है। 7 से इधर छोटे नंबर और -3 भी नहीं लेना क्योंकि यहाँ इक्वल का साइन नहीं है, -3 से बड़ा है x, तो ये भी नहीं लेना। यानी यहाँ से लेकर के इधर यहाँ तक ये पूरे नंबर, ये बीच के जो आपको दिख रहे हैं यही है। तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं आंसर के तौर पे। आप चाहो तो इसको देखो ऐसे लिख सकते हो आंसर, सेट ए जो नाम है सेट का वो, और रोस्टर फॉर्म में अपन कैसे लिखते हैं, इस तरीके से। देखिए दिस इज -2 -1 0 1 2 3 4 5 और 6। इक्वल साइन यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। अगर इक्वल साइन होता तो -3 भी लेना पड़ता, तो -3 भी लिखते। यहाँ इक्वल साइन होता नीचे तो फिर 7 को भी लेना पड़ता, 7 भी लिखते। तो ये हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, सेट बी, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन नेचुरल नंबर। एक्स क्या चीज़ है, देखो नेचुरल नंबर, लेकिन कैसा नेचुरल नंबर, लेस देन 6, 6 से छोटा नेचुरल नंबर। तो ये तो आप ऐसे ही बना सकते हो, b इज इक्वल टू, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है भाई, 1 से, 2 3 4 5, लेस देन 6 की बात हो रही है तो 6 तो नहीं लेना, उससे छोटे नंबर की बात हो रही है यानी 5 तक। दिस इज अवर आंसर। थर्ड लेते हैं सी वाला, देखो द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर। 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है एक्स। अब इसकी खासियत क्या है, देखो सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। जो 2 डिजिट होंगे ना, 2 डिजिट जो होंगे उनका सम कितना होना चाहिए, जोड़ने पे 8 आना चाहिए। तो 2 डिजिट का नेचुरल नंबर होगा x, और ये ऐसे नेचुरल नंबर होंगे कि दोनों डिजिट को अगर हम जोड़ दें तो आंसर कितना बनता होगा, 8 बनता होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इमेजिन करके कौन कौन से नंबर बन सकते हैं। जैसे अगर मैं लिखता हूँ 1, तो ये तो एक ही डिजिट है। दूसरा डिजिट इसके साथ क्या लिख दूँ कि दोनों जुड़ के 8 हो जाएं, तो आप सब समझ रहे हो 7, 1 और 7 जुड़ के क्या हो जाएंगे, 8। तो एक नंबर तो ये हो गया हमारा। दूसरा देखो मैं 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ ना, तो अब मैं लिख रहा हूँ 2 लिखा, ये सिंगल डिजिट का नंबर है। इसको डबल डिजिट बनाने के लिए एक नंबर और लिखना पड़ेगा। तो यहाँ मैं कौन सा नंबर लिख दूँ कि 2 के साथ जुड़ के सम कितना मेंटेन हो जाए, 8। तो आप सब जान रहे हो 2 में कितना जोड़ना है, 6। समझ रहे, ये दूसरा नंबर बन गया। मैंने 1 लिख लिया, 2 लिख लिया, अब 3 लिखता हूँ। 3 में क्या जोड़ दें, 5, दोनों का सम देखो 8। फिर 3 लिख चुका हूँ, 4 लिख लेता हूँ। 4 में क्या जोड़ने से 8 हो जाएगा, 4। देखो 2 डिजिट के नंबर बनते जा रहे हैं। 4 लिख लिया मैंने, 5 लिखता हूँ। 5 में क्या जोड़ दूँ तो 8 हो जाए, 3। ये भी बन गया 2 डिजिट का नंबर जिसका सम 8 होता है। 5 लिख लिया मैंने, 6 लिख लेता हूँ। 6 में क्या जोड़ दें, 2, 6 और 2 8, ये बन गया। 7 लिख लेते हैं, 7 में क्या जोड़ दें, 1, तो इनका सम भी 8 हो गया। अब 8 लिख लेते हैं, 8 में क्या जोड़ दें, आंसर है 0, तो इनका सम 8 रहेगा। तो ये पहले लिख सकते हैं क्या, देखो 0, यहाँ मैंने 1 से स्टार्ट किया, मैं बोलता 0 से स्टार्ट करता हूँ। 0 में क्या जोड़ दें, 8, तो ये भी 2 डिजिट का नंबर बन गया, दोनों का सम 8। ऐसा हो सकता है क्या, आंसर है नहीं। यहाँ पे देखो ट्रेंड देखो कैसे चल रहा है, देखो ये 1 7 है तो कहीं पे 7 1 आया होगा, ये 2 6 है तो कहीं पे 6 2 आया होगा, ये 3 5 है तो कहीं पे 5 3 आया होगा, ये 4 4 है। तो इसी तरह से अगर यहाँ 8 0 आ रहा है तो कहीं पे 0 8 भी रहा होगा। तो ऐसा नहीं सोचना भाई, किसी नंबर के पहले जब 0 लगता है तो उसका कोई रोल ही नहीं रहता, वो नंबर 8 ही रहेगा, चाहे आप 100 0 पहले लगा लो। इसलिए ये 2 डिजिट का नंबर नहीं माना जाता, ये 2 डिजिट का नंबर माना जाता है, क्योंकि 8 के उस पार अगर 0 लगाओगे तो फिर ये 80 हो जाएगा, उसकी वैल्यू बदल गई। लेकिन 8 के पहले अगर 0 लगाओगे तो वो 80 रहेगा, वैल्यू नहीं बदलेगी। इसलिए इतने ही नंबर पॉसिबल हैं। ये हमने इसको ब्रैकेट में रख दिया, करली ब्रेसेस, और इस सेट का नाम था सी। ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखो डी,
डी नाम है सेट का। द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, अब सबसे पहले तो प्राइम नंबर पता होना चाहिए। तो मातृभाषा में देखो, प्राइम नंबर ऐसे नंबर को कहते हैं जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होता है और किसी से डिवाइड नहीं होता। देखो 1 से तो सारे नंबर डिवाइड हो जाते हैं, तो 1 वाली बात ही छोड़ दो। ऐसा कोई नंबर है दुनिया में जो 1 से डिवाइड ना होता हो? सारे नंबर 1 से डिवाइड हो जाते हैं, तो उसको छोड़ दो। तो प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होता है, बाकी किसी नंबर से डिवाइड नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा, उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। तो x क्या चीज़ है? प्राइम नंबर। और इसकी खासियत क्या है? विच इज़ डिवाइजर ऑफ 60। ये ऐसे प्राइम नंबर होंगे जो 60 को डिवाइड कर देंगे। तो हम ऐसा करते हैं, प्राइम नंबर आया है तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। देखो ऐसे, ये एलसीएम जो निकालते हो आप ना, वही प्राइम फैक्टराइजेशन है। उससे जो फैक्टर मिलते हैं वो प्राइम नंबर मिलते हैं। तो चलिए मैं इसको डिवाइड करता हूँ। देखो 2 30 60, फिर ये 2 15 टाइम्स चला जाएगा, 3 5 टाइम्स चला जाएगा और 5 1 टाइम्स चला जाएगा। तो यहाँ कौन कौन से नंबर हमको मिले? देखो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, 2 मिला, उसके बाद फिर 2 मिला, 3 मिला, 5 मिला। ये चीज़ देखो, इस तरह से जब एलसीएम लेके आप फैक्टराइजेशन करते हो तो यहाँ जो फैक्टर बनते हैं ये नंबर, यही कहलाते हैं प्राइम फैक्टर्स। इसलिए इस मेथड को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एलसीएम निकालने का। ठीक है, एलसीएम या एचसीएफ जो भी निकालते हो, तो ये हमारे प्राइम फैक्टर्स बने। अब अगर मैं इनको सेट की लैंग्वेज में लिख दूं तो थोड़ी सी गड़बड़ी हो रही है यहाँ पे। वो गड़बड़ी ये है कि देखो 2 कितनी बार आ गया? 2 बार। और मैंने आपको बताया था कंसेप्चुअल लेक्चर में कि जब भी हम रोस्टर फॉर्म लिखते हैं, जिसमें हम चेंज कर रहे हैं ना, रोस्टर फॉर्म जब भी हम लिखते हैं तो उसमें एलिमेंट्स को रिपीट करना अलाउ नहीं है। एक से ज़्यादा बार अगर कोई एलिमेंट आ रहा है तो उसको आप एक ही बार लिखोगे। तो इसको आप एक ही बार लिखोगे और ये ख़त्म। इसका नाम क्या है? डी फॉर डॉग। ये बन गया हमारा सेट। उम्मीद है समझ गए। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ई वाला। देखो द सेट ऑफ ऑल, देखो एक तो सेट बिल्डर फॉर्म इस तरीके से लिखी जाती है और दूसरा देखो बिना करली ब्रेसेस के ऐसे भी लिखा जाता है। ये भी आप याद रखोगे, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो ये तो अपन बहुत आसानी से बना सकते हैं। इस सेट का नाम मैंने लिख दिया ई। ट्रिग्नोमेट्री में कौन कौन से लेटर्स आ रहे हैं? देखो एक तो आ रहा है टी, ठीक है, कैपिटल में सारे हैं इसलिए कैपिटल में लिख रहे हैं, अदरवाइज रूल क्या है? स्मॉल लेटर में लिखेंगे। टी हमने लिख लिया, आर लिख लेते हैं, आर, फिर आई लिख लेते हैं, ये आई हो गया। उसके बाद जी लिख लेते हैं, ये जी लिख लिए। उसके बाद ओ लिख लेते हैं, तो ये ओ लिख लिए। उसके बाद एन आया, एन लिख लेते हैं, ठीक। उसके बाद फिर से ओ आया, लेकिन अब ओ नहीं लिखना क्योंकि ओ एक बार लिखा चुका है। रिपीटिशन इज नॉट अलाउड इन रोस्टर फॉर्म। एम पहले नहीं आया है तो एम ले लेते हैं जी। उसके बाद ई कहीं आया? नहीं आया तो ई भी ले लेते हैं, चलो। तो कॉमा लगा के ई भी लिख लिए। उसके बाद देखो टी आया, टी लेना है क्या? नहीं, क्योंकि टी हम पहले यूज़ कर चुके हैं। रिपीटिशन इज़ नॉट अलाउड। आर भी हम पहले यूज़ कर चुके हैं तो उसको दोबारा नहीं लिखना। वाई कहीं आया है क्या? नहीं आया, तो कॉमा लगा के वाई लिख लिए और ये ख़त्म। ये बन गया हमारा ट्रिग्नोमेट्री। समझ में आ गई बात? लास्ट क्वेश्चन देखो एफ वाला, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बीटर। तो इसको भी आप ऐसे ही लिख सकते हो, बहुत आसान है। रिपीटिशन बस नहीं होना चाहिए, बाकी तो आपसे बन ही जाएगा। दिस इज बी ई, टी 2 बार आ रहा है देखो, तो एक ही ठो टी लिख लिए। ई, ये देखो मैंने बी लिख लिया, ई लिख लिया, टी लिख लिया, ठीक है। अब फिर से टी आया तो ये टी नहीं लिखेंगे क्योंकि हम टी लिख चुके हैं। उसके बाद फिर से ई आया, एक बार ई पहले लिखा जा चुका है, वो ई भी नहीं लिखेंगे, आर हम लिख लेंगे। सो दिस इज आर और ये ब्रैकेट बंद, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस बनेंगे। तो उम्मीद है ये थर्ड क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। तो इसको पॉज करके नोट करें। बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। नोट करें इसे, लेते हैं यार। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, मजेदार क्वेश्चन है। अभी हमने क्या किया था, हमको सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ था और उससे हमको रोस्टर फॉर्म में चेंज करना था, वो हमने कर लिया इससे पहले वाले क्वेश्चन में। अब उसका रिवर्स दिया हुआ है। अब अपने को क्या दिया है? देखो रोस्टर फॉर्म्स दिए हुए हैं, टेबुलर फॉर्म। और अब हमको किस में चेंज करना है? सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखो 3, ये सेट है, नाम चाहे तो आप दे सकते हैं ABCD, नहीं भी देंगे, क्वेश्चन में नहीं दिया है तो मैंने नोट नहीं किया है, ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो 3 6 9 12। रोस्टर फॉर्म से जब सेट बिल्डर फॉर्म बनाना रहता है तो थोड़ा सा आप रोस्टर फॉर्म में जो नंबर्स दिए हैं, एलिमेंट्स जो दिए हैं, उनके पैटर्न को थोड़ा सा पहचानने की कोशिश करेंगे। पैटर्न को आप ध्यान से देखोगे ना तो समझ में आ जाएगा क्या चीज़ चल रहा है, कहानी में क्या ट्विस्ट है। तो देखो यहाँ पे ना सारे नंबर्स देखो, 3 6 9 12, 6 3 दूनी 6
3 तिहाई 9, 3 चौके 12, फिर 3 पचे 15 होता, 3 5 जो 15। तो ये किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है देखो ध्यान से, 3 1 जा 3 ये वाला, और ये 3 2 जा 6, और ये 3 3 जा, और ये 3 4 जा। समझ में आ रही बात? तो ये तो देखो 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है। यहाँ पे चेंज कौन हो रहा है? 1 2, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ देखो, 1 2 3 4, अगला क्या आता? 5 6 7 8, ये क्या है? 1 से स्टार्ट होने वाली गाड़ी, 1 2 3 4 5 6, नेचुरल नंबर। समझ रहे हैं? तो ये नेचुरल नंबर किसके मल्टीप्लाई में? देखो 3 के मल्टीप्लाई में, 3 के मल्टीप्लाई में, 3 के मल्टीप्लाई में। तो अब देखो इसको हम कैसे लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। ऐसे लिखते हो, ये जितने एलिमेंट्स हैं इसको अपन एक वेरिएबल से डिनोट करते हैं सेट बिल्डर में, x। अब कॉलन लगा करके इस x की प्रॉपर्टी की, ये है क्या? तो व्हाट इज x? x क्या चीज़ है? x है 3 का मल्टीपल, ये इस तरह से 3n। n क्या होगा? ये 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर। तो ये n किससे बिलोंग कर रहा है? ये भी तो बताना पड़ेगा, नहीं तो नेचुरल नंबर तो इन्फिनिटी तक जाती है, ये तो सिर्फ 12 तक ले जाना, यानी n सिर्फ कहाँ तक जा रहा है? 4 तक। तो एक तो n क्या चीज़ है? वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, लेकिन नेचुरल नंबर तो इन्फिनिटी तक जाता है। समझ गए? ये कहाँ तक गया है? n 1 2 3 4, सिर्फ 4 तक गया है। तो ये भी यहाँ पे आपको लिख के दिखाना पड़ेगा। एंड n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हुई? देखो 1 से। सो दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, 1 भी आया ना, तो इसलिए इक्वल का साइन भी मैं लगा रहा हूँ, और 1 से बड़े भी हैं 2 3 4 5, इसलिए 1 और 1 से बड़ा इक्वल और ग्रेटर देन। और कहाँ तक गया? तो आंसर है 4 तक गया, 4 के बराबर भी और 4 से छोटे सारे नंबर। ये समझ में आया? आ जाएगा ये, इस तरह से इसको आप लिखेंगे। समझ रहे हैं ना? थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके रिवर्स करके फिर से सुनिए, सारा कच्चा चिट्टा खुल जाएगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखो, ये अगला सेट दिया है 2 4 8 16 32, ये किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है? तो ये देखो क्या चीज़ है, सिंपल, अगर आप ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ये 2 का पावर 1 है, और ये 2 का पावर 2 है, ये 2 का पावर 3 है, ये 2 का पावर 4 है, और ये 2 का पावर 5 है। 2 को एक बार मल्टीप्लाई करो तो 2 आता है, 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करो तो 4 आता है, 2 को आपस में 3 बार मल्टीप्लाई करो तो 8 आता है, 2 को आपस में 4 बार मल्टीप्लाई करो तो 16 आता है, 2 को आपस में 5 बार मल्टीप्लाई करो तो 32 आता है। तो ये इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, ध्यान से देखोगे समझ में आ जाएगा। अब देखो हर एक का बेस क्या है? 2 2 2, लेकिन इस 2 के पावर में क्या है? देखो 1 2 3 4 5, आगे होता तो 6 7 8 9 10, 1 से स्टार्ट हुआ और कैसे चल रहा है? 1 2 3 4 5 6, क्या है? नेचुरल नंबर। तो 2 का पावर क्या लगा है यहाँ? नेचुरल नंबर। तो इसको मैं कैसे लिख दूँ आंसर में? ऐसे, इन सारे एलिमेंट्स को किससे रिप्रेजेंट करूँ मैं? x से। और अब मैं x की प्रॉपर्टी लिखूंगा। x क्या चीज़ है? x है 2 का पावर नेचुरल नंबर। अब ये नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक गया वो भी लिखेंगे। पहले तो ये बताएंगे कि ये नेचुरल नंबर है 2 का पावर, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है। वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर तो इन्फिनिटी तक जाता है ना, लेकिन ये तो इन्फिनिटी तक नहीं गया, ये कहाँ तक गया है? 5 तक। तो 1 या 1 से बड़ा और 5 या 5 से छोटा, बिल्कुल वैसे ही। तो देखो n जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ? 1 के बराबर भी है, 1 से बड़ा भी है, और 5 के बराबर भी है, 5 से छोटा भी है। तो n जो है वो 1 और 5 के बीच में, 1 भी है 5 भी है, और उसके बीच के सारे नंबर्स हैं नेचुरल नंबर्स। ये उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ये आप जब लिखोगे ना तो इस तरीके से नीचे जो मैं छाप रहा हूँ ये काम आप नहीं करना, ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है ना? नहीं पता चले बोलोगे कि आप तो ऐसे ही लिखाए थे, इसको भी छाप दिए तो गड़बड़ हो जाए। ये गोला वोला भी नहीं मानना ना, समझाने के लिए मैं इस तरीके से कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है ना भाई? कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है? ओके, अगला क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा पैटर्न समझने की कोशिश करो। 5 25 125 625, 5 का पावर 1, 5 का पावर 2, 5 इंटू 5 25, 5 का पावर 3, 5 को 3 बार मल्टीप्लाई किए, 5 का पावर 4। सेम बिल्कुल इसी तरीके से लिख सकते हैं आप, अगर ऊपर वाला समझ में आ गया तो। इन सारे एलिमेंट्स को मैं x से डिनोट कर रहा हूँ, और x क्या चीज़ है? x है 5 का पावर नेचुरल नंबर n, ठीक है? और n क्या चीज़ है? नेचुरल नंबर। लेकिन इन्फिनिटी तक तो नहीं गया है, तो हमको ये बताना पड़ेगा कि n कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो आंसर है 1 से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक गया? ये क्या है? 5 का पावर 1, 5 का पावर 2, 5 का पावर 3, 5 पावर 4, तो 4 ही तक गया है इस तरीके से। या किसी को अगर ज़्यादा कीड़ा काट रहा है दिमाग में,
इक्वल साइन ये आप नहीं यूज़ करना चाहते तो कौन से नंबर से छोटी वैल्यू हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, 5, ऐसे भी लिख सकते हो। देखो इक्वल लगाओगे तो 4, देखो ना ये 5 का पावर 1 है, ये 5 का पावर 2 है, ये 5 का पावर 3 है और ये 5 का पावर 4 है। तो इस 4 को हम दो तरीके से दिखा सकते हैं ना, एक तो डायरेक्ट 4 लिख के कि n इज इक्वल टू 4 है, इक्वल साइन अगर मैं लिख लूँ तो, या मैं ऐसे भी बता सकता हूँ कि 5 से छोटा, तो 5 से छोटा नेचुरल नंबर कौन सा होता है, 4 ही होता है। समझ रहे हो ना, तो ऐसे भी लिख के दिखा सकते हो, या 4 लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हो। 4 जहाँ लिखोगे तो 4 तो है, तो यहाँ इक्वल साइन भी आपको लगाना पड़ेगा। होप ये समझ गए होगे, दोनों तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, इसमें अगला क्वेश्चन है 2 4 6, तो आगे क्या आएगा, 3 डॉट मतलब ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, और ये क्या है 2 4 6, फिर क्या आएगा 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30, क्या है इवन नंबर। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप दो तरीके से लिख सकते हो। एक तो ये सारे नंबर्स को x से डिनोट किए, और x क्या है, x इज इवन नेचुरल नंबर, इतना लिखने से काम चल जाएगा। ऐसे लिख सकते हो ना, x इज इवन नेचुरल नंबर्स, इन्फिनिटी तक चला गया, हो गया रिप्रेजेंट। या इवन नंबर को अगर आप जानते हैं एग्जैक्टली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ ऐसे, x, किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा वो इवन नंबर बन जाएगा। और n क्या चीज़ है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बस इन्फिनिटी तक जा रहा है तो कोई लिमिट बताने की जरूरत नहीं है। तो दोनों में से जो तरीका पसंद आए लिख लेना। अगला देखो 149, बीच में डॉट 100, 100 पे ख़त्म हो गया ना, आगे नहीं जा रहा, बीच में डॉट इसलिए, बीच में 3 डॉट इसलिए लगाए कि 9 से बड़े नंबर और 100 से छोटे नंबर हैं बीच में। अभी ये किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, देखो ये 1 का स्क्वायर है, और ये 2 का स्क्वायर है, और ये 3 का स्क्वायर है, और ये 10 का स्क्वायर है। तो देखो ये क्या चीज़ चल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दिखा, ये नेचुरल नंबर है, और हर नेचुरल नंबर के ऊपर क्या लगा है, पावर 2 पावर 2 पावर 2। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, x, और x किसके बराबर है, 1 2 3 4 5 6 10 तक है, ये क्या है n, और n का पावर क्या है 2, n नेचुरल नंबर है, जाहिर सी बात है 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ आप बताओगे कि n जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, लेकिन नेचुरल नंबर इन्फिनिटी तक होता है, ये इन्फिनिटी तक नहीं गया, सिर्फ 10 तक गया है, 1 से स्टार्ट हुआ 10 तक गया। तो यहाँ पे आप बताओगे कि n जो है वो 1 के बराबर और 1 से बड़ा भी है, और 10 के बराबर और 10 से छोटा भी है, ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। कोई रॉकेट साइंस नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगी, आप ध्यान से पैटर्न देखोगे ईजिली समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो एक बार फिर से रिवाइंड करके देख लो यार, क्या परेशानी, आपका इंटरनेट है, आपकी वीडियो आराम से देखो। तो चलो इसको कवर करो जल्दी से, पॉज करके नोट करो, मैं इसको रब करता हूँ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, देखो जल्दी से कवर करते हैं। लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, लिस्ट करना यानी वही टेबल बनाना, रोस्टर फॉर्म में चेंज करना। तो देखो हमको यहाँ पर फिर से 6 सेट दिए हुए हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, इसको हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। पहला लेते हैं, सेट का नाम है ए, सेट है हमारा, देखो द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर, बहुत आसान है ऑड नेचुरल नंबर बनाना, कोई लिमिट तो दिया नहीं, मैं डायरेक्ट यहीं पे लिख दे रहा हूँ ना आंसर। तो आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, सेट का नाम ए है, और नीचे भी लिख सकता हूँ, इधर लिख रहा हूँ मैं, ऑड नेचुरल नंबर, तो 1 से स्टार्ट होता है, 3 5 7 और इन्फिनिटी तक होता है। तो कहाँ तक लिखोगे भैया, ये ऐसे लगा दिए, पैक कर दिए, दिस इज ऑड नेचुरल नंबर, खत्म। सेकंड क्वेश्चन, बी नाम है सेट का, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, इंटीजर पॉजिटिव नेगेटिव जीरो नॉन डेसिमल, सारे नंबर्स इंटीजर कहलाते हैं। तो यहाँ पे बता दिया x क्या है, इंटीजर है, और x की खूबसूरती क्या है कि x -1/2 से बड़ा है और 9/2 से छोटा है। तो अब ये थोड़ा सा पेचीदा क्वेश्चन हो गया, तो घबराओ नहीं, पेचीदा नहीं है, आराम से बन जाएगा। देखो मैं नंबर लाइन बनाता हूँ, नंबर लाइन में इन दोनों इंटरवल्स को पहले हम प्लॉट करेंगे। व्हाट इज़ -1/2, -1/2, इसको आप डिवाइड करके डेसिमल बना लो, 1 को 2 से डिवाइड करो, क्या आएगा 0.5, नेगेटिव है, सो दिस इज 0.5 निगेटिव का। अब निगेटिव तो 0 के इस पार होते हैं ना, तो जाहिर सी बात है उधर 0 होगा ये, और इसको डिवाइड करो 9 को 2 से, 4.5 4.5, तो 4.5 इधर कहीं आएगा, देखो
4 से बड़ा होगा ना 4.5, 4.5, दिस इज 1 2 3 4 और अगला 5 आएगा, इसके बीच में ही आएगा 4.5, ये पॉजिटिव 4.5, ठीक है ना। फिर आगे 5 आ जाता है तो आगे की जरूरत हमको नहीं है, तो ये हमने मार्क किया और ये हमने मार्क किया। ये बेसिकली क्या है, दिस इज -1/2 और ये 4.5 ये क्या चीज़ है, दिस इज 9/2। तो दोनों इंटरवल्स हमने मैच कर लिए, x इन दोनों इंटरवल के बीच की वैल्यू है। तो बीच की वैल्यू भैया कौन सी दिख रही है तुमको, इंटीजर, इंटीजर्स, यही इंटीजर है। तो बस यही तो आंसर है और क्या है। तो इसको हम लिख देते हैं डायरेक्ट ऐसे, सेट का नाम है B, दिस इज 0 1 2 3 और 4 तक गया है, बस ये आंसर है। उम्मीद है समझ गए होगे। अगला क्वेश्चन, x, अब तो समझ रहे हो ना, बार बार नहीं पढ़वाना, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x फलाना ठिकाना, तो डायरेक्ट पढ़ते हैं। x इज एन इंटीजर, फिर से x इंटीजर है, लेकिन यहाँ x² इज लेस देन इक्वल टू 4 है। ये मिटा देता हूँ मैं, इसमें काम हो गया, ठीक है, ओके। x², दिस इज साइन ऑफ इनइक्वालिटीज। जब भी साइन ऑफ इनइक्वालिटीज आए तो कैसे बनाना है, देखो आगे पूरा चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर 6 लीनियर इनइक्वालिटीज के नाम से, तो वहाँ पे ये सारे साइन लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, अलग अलग सारी चीज़ें पढ़ेंगे डिटेल से। सो x² इज लेस देन और इक्वल टू 4, यही है x की लिमिट। तो इसको कैसे बनाना है, इसको आप इक्वल मान के बनाओ। तो x² इज इक्वल टू 4, तो जब ये 2 उधर जाएगा पावर का तो ये अंडर रूट में बनेगा, और जब ये बाहर निकलेगा तो +2 आएगा और -2, यही दो वैल्यू निकलेंगी, +2 और -2। ये हो गया। जैसे ही आप इसको इक्वल करके इसको बना लो तो आप एक नंबर लाइन प्लॉट करो, ठीक, इस तरह से दिख रहा है ना पूरा, ठीक। नंबर लाइन प्लॉट किए, इन दोनों इंटरवल्स को प्लॉट करो। देखो इसमें -2 भी है और +2 भी है, दोनों चीज़ें हैं, ये दोनों प्लॉट कर लेते हैं। -2, उसके बाद -1, फिर 0, फिर 1, फिर +2 आया, यहाँ तक हो गया। इतनी चीज़ें हुई, इसको ऐसे डब्बे में पैक किए। इसके आगे भी नंबर्स होंगे, जाहिर सी बात है, -3 इधर, -4, -5 इधर चला जाएगा नेगेटिव इन्फिनिटी तरफ, और उधर +3, +4 और उधर पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ ये गाड़ी ऐसे बढ़ती चली जाएगी, ठीक। ये समझ में आया। तो जैसे ही आप इसको इस तरीके से कंप्लीट कर लो, यानी ये वैल्यूज जब आपको मिल जाएँ तो नंबर लाइन में आप चाहे प्लॉट कर लो, चाहे इमेजिनेशन में प्लॉट कर लो, दिमाग में। अगर फटाफट काम आप करने लग जाओगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप ये सारे काम दिमाग में कर लोगे, ओके। अब यहाँ पे देखो 3 हम इंटरवल्स बनाते हैं। पहला इंटरवल ये -2 +2 आया था ना, तो -2 वाले को ऐसे आप थोड़ा सा इंटरवल बनाइए। ये तो मैंने डब्बा ऐसे ही बना दिया है दिखाने के लिए। -2 हमारा एक था और एक क्या था, +2। इन दोनों को इंटरवल बनाए, दोनों पे निशान लगाए। अब इंटरवल देखो क्या क्या बना, एक तो -2 से इस तरफ, ∞ की तरफ, ये पहला इंटरवल। -2 और +2 के बीच में ये जो पूरे नंबर आ गए, ये दूसरा इंटरवल, और +2 से +∞ की तरफ ये तीसरा इंटरवल। 3 ठो इंटरवल बने। अब पहला इंटरवल और तीसरे इंटरवल से कोई भी नंबर उठा के इसमें रख करके चेक कर लो, क्या ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। ये क्वेश्चन में जो दिया है इसमें यही चीज़ था ना, देखो x² इज लेस देन और इक्वल टू 4। रख के देख लेते हैं। यहाँ से मान लो मैं -3 उठा रहा हूँ, ये पहला इंटरवल है ना, -2 के इधर ∞ की तरफ कोई भी नंबर उठा लो, यहाँ से -15 उठा लो, -100 उठा लो, कोई भी, -3 उठा ले रहा हूँ मैं। तो -3 का स्क्वायर कितना होगा जी, -3 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 होना चाहिए। -3 का स्क्वायर होता है 9 इज लेस देन इक्वल टू 4। तो क्या 9 4 के बराबर है या 4 से छोटा है? आंसर है नहीं, हो ही नहीं सकता। तो जब -3 का ये हाल है तो बाकी तो और सब बड़े बड़े नंबर हैं, तो सबका स्क्वायर तो 9 से और बड़ा बड़ा आएगा, यानी ये कंडीशन फुलफिल नहीं है, यानी ये वाला इंटरवल लेना ही नहीं है। यही हाल उधर भी होगा, उधर के नंबर भी आप रख के देखो, 3 4 5 कुछ भी, -3 रखो या +3 रखो, स्क्वायर में तो पॉजिटिव नंबर ही आता है ना स्क्वायर के बाद, तो उधर भी वही हाल होगा, तो वो भी इंटरवल फ्लॉप हो गया। बचा कौन सा इंटरवल, ये बीच वाला। अब आप इस बीच वाले में किसी भी वैल्यू को उठा के रख के चेक कर लो। -2 को उठा के रखो, -2 का स्क्वायर क्या हुआ 4, 4 इज इक्वल टू 4, वैलिड है। -1 का स्क्वायर 1, 1 इज लेस देन इक्वल टू 4, वैलिड है। 0 का स्क्वायर 0, 0 इज लेस देन 4, वैलिड है। इसी तरह से ये वाले आप जब वैल्यूज उठा के रखोगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा वैलिड है कौन सा अनवैलिड है। तो उम्मीद है ये समझ गए होंगे। इसको मैं मिटा देता हूँ। तो कौन कौन सी वैल्यूज जो हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रही हैं, इसका इक्वेशन का आंसर दे रही हैं क्वाड्रेटिक का।
कौन कौन से, वही -2 से +2 के बीच जितने नंबर हैं, तो बस वही तो आंसर है दोस्त। तो ठीक है ना, इंटीजर पॉजिटिव नेगेटिव हर तरह की वैल्यू, और ये कौन कौन सी वैल्यूज हैं, -2, -1, 0, 1 और +2, खत्म। समझ गए? पॉज करके एक बार रिवाइज करके सुन सकते हो। ठीक, अगले लेते हैं क्वेश्चन जल्दी जल्दी। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो तो क्या है, मिट गया भैया, ये लॉयल। डी, द सेट ऑफ ऑल एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। एक्स लॉयल शब्द में जितने लेटर आ रहे हैं उसी का कलेक्शन है। तो चलो बना देते हैं भाई, डी है ना, तो एल ले लिए, हो गया। ओ ले लेते हैं कैपिटल में, इसलिए कैपिटल में लिख रहे हैं। वाई ले लेते हैं, वाई। ए ले लेते हैं, ए। अब ये वाला एल नहीं लेना क्योंकि एल हम यूज़ कर चुके हैं, तो बस ख़त्म, लोया, ये बन गया कलेक्शन। अगला क्वेश्चन, एक्स इज ए मंथ ऑफ ए ईयर। एक्स क्या है, कोई महीना है किसी साल का, एक महीना, अ मंथ लिखा है ना, एक साल का कोई एक महीना है, कौन सा, अ महीना तो नहीं लिखना चाहिए, एक्स इज, चलो एक्स है सपोज, हाँ, मंथ्स ऑफ ए ईयर, नॉट हैविंग 31 डेज, यानी एक साल के वो महीने, एक्स वो महीना है एक साल के अंदर जिसमें 31 दिन नहीं आते। तो ऐसे कौन कौन से महीने हैं जिसमें 31 दिन नहीं आते? तो आप लोग क्या करते हो, देखो ऐसे गिनते हो ना, इसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ऐसे, और 30-31 का हिसाब किताब लगाते हो। जब मैं छोटा था तो मेरे नाना जी ने एक मुझे सेंटेंस सिखाया था, बड़ा पॉपुलर है, आज भी मुझे याद है, और मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, वो मैं अभी आपको सिखाता हूँ। इसको आप ऐसे याद रखिए, मैं बोल रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। जून नवंबर जानिए, फिर से जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, जून नवंबर अप्रैल सितंबर 30, ये 4 महीने 30 के होते हैं, 30 के। जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, फरवरी 28 या 29 की, बाकी सब 31। फिर से एक बार बोलता हूँ, दोहराता हूँ, नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इस पे आते हैं। जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, फरवरी 28 या 29 की, बाकी सब 31। ठीक है जी। तो इस हिसाब से हमको क्या लेना है, हाँ, 31 का महीना नहीं होना चाहिए, तो फिर 30 और 29 वाले महीने चल जाएंगे, 28 वाले। ठीक है, तो कौन कौन से महीने 30 के होते हैं और 28-29 के होते हैं? तो सबसे पहले तो अपन 28 वाला महीना ले लेते हैं। एक्स इज ए मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, दिस इज ई। कौन कौन से महीने, एक तो फरवरी हो गया, शॉर्टकट में लिख लेते हैं। फिर मैंने आपको क्या बताया, जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, ये चारों महीने 30 के हैं, चारों महीने के नाम लिख लेते हैं। एक तो आपका अप्रैल हो गया, शॉर्टकट में लिख ले रहा हूँ, फिर जून हो गया, सितंबर हो गया, नवंबर हो गया, बाकी सब 31 के होते हैं। 4 महीने आ गए, देखो, जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, फरवरी 28 या 29 की, सब कवर हो गए इसमें, बाकी सब 31। ये आपका सेट बन गया। छोड़ो, चलो आगे बढ़ते हैं। एक्स इज ए कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट किसको बोलते हैं? व्यंजन को हिंदी में। वॉवेल्स वही हमने बेसिक में कवर किया, ए ई आई ओ यू, 5 ठो, इनको छोड़ दीजिए, बाकी जितने लेटर्स बच गए अल्फ़ाबेट्स में वो सब के सब कॉन्सोनेंट हैं। तो इसमें ये बोल रहे हैं, देखो एक्स क्या है, कॉन्सोनेंट है इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड्स के के पहले पहले कॉन्सोनेंट्स हैं एक्स। तो मैं ABCD लिखता हूँ एक बार, उसके बाद फिर इस पर हम बात करते हैं। यहीं ऊपर लिख रहा हूँ, देखो ABC, स्मॉल लेटर में लिखते हैं यार, क्योंकि एलिमेंट हमको स्मॉल में लिखना रहता है। ABCDEFGHIJK, के से पहले पहले लिखना है, तो के नहीं लिखते अपन ना। इसमें अब देखो वॉवेल्स कौन कौन है। एक तो तुम्हारा ए वॉवेल्स है, इसको नहीं लेना, कॉन्सोनेंट की बात हो रही थी। ई वॉवेल्स है, नहीं लेंगे, कॉन्सोनेंट की बात हो रही थी। आई भी वॉवेल्स है, AEI, फिर OU होता है, तो उधर आता है बीच लास्ट में। कौन कौन बच गए, तो ये बचा बी, तो इसका नाम हमारा F था, और इसमें एलिमेंट कौन कौन आ गया, देखो एक है B और C, D, F, ये है G, और ये H और J, खत्म। ये आपका सेट तैयार है। इस तरह से आपको इसको लिखना है। तो ये 6 क्वेश्चन हो गए हमारे 5वें क्वेश्चन के। अब इस लास्ट क्वेश्चन एक मैच वाला, जैसे आपने लास्ट एग्जाम्पल बनाया था, एग्जाम्पल नंबर 5, पॉज करके नोट करो, जल्दी से उसको भी बनाते हैं।
नंबर 6 लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, मैच करना है हमको। एक तरफ हमको देखो रोस्टर फॉर्म दिया हुआ है, एक तरफ हमको सेट बिल्डर फॉर्म दिया है। आपको क्या करना है, तरीका मैंने पहले भी बता दिया है एग्जाम्पल नंबर 5 में, कि आपको रोस्टर फॉर्म को पकड़ना है, क्योंकि यही सेट बनाने वाली फॉर्म होती है। रोस्टर फॉर्म को पकड़ो, सेट बनाओ, जो सेट आपका बना है उधर मैच कर लो, जिससे मैच हो मिला दो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। एक्स इज ए प्राइम नंबर। एक्स क्या है? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मैं बता चुका हूँ, जो खुद से डिवाइड होता है। एंड डिवाइजर ऑफ 6, 6 का डिवाइजर भी है। तो अपन क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। प्राइम नंबर आया है तो 6 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 2 और 3 यही मिला। तो इसका सॉल्यूशन क्या बना हमारा? इस सेट का सॉल्यूशन बना 2 और 3। ठीक है, तो ये किससे मैच कर रहा है? 2 और 3 कहीं दिख रहा है? ये देखो, ये दिख रहा है। तो ये ऐसे आप मैच कर दीजिए, समझ गए। दूसरा क्वेश्चन देखो, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। 10 से छोटे सभी ऑड नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होते हैं? 1 3 5 7 9। 10 से छोटे और 1 से स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर, ऑड नंबर है ये। तो ये किससे मैच कर रहा है? देखो 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9 चौथे वाले से। तो ये बी वाला जो है हमारा वो चौथे का है, ये ऐसे मैच हो गया। तीसरा वाला लेते हैं, एक्स इज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, 6 को डिवाइड करने वाला। 6 को कौन कौन से नंबर डिवाइड कर सकते हैं? 1 तो सभी को कर सकता है। अब यहाँ प्राइम नंबर की बात नहीं हो रही ना, प्राइम नंबर की बात होती तो हम ऐसे काम करते। ठीक, नेचुरल नंबर की बात हो रही, 1 2 3 4 5 6। तो 1 तो डिवाइड कर ही सकता है 6 को, और 2 के टेबल में भी 6 आता है तो 2 भी डिवाइड कर देगा। 3 के टेबल में भी 6 आता है तो 3 भी डिवाइड कर देगा। 4 के टेबल में 6 नहीं आता तो 4 डिवाइड नहीं करेगा, समझे। 5 के टेबल में नहीं आता, नहीं करेगा। 6 के टेबल में 6 आता है, 6 भी कर देगा। तो देखो 1 2 3 6, 1 2 3 6, ये पहला वाला मिल गया। तो ये सी का हो गया, ये लो। अब लास्ट वाला जो बचा है तो समझदारी हो, ये तीसरा एक ही रह गया, तो ये आप ऐसे मैच कर लेना, ये। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज समाप्त हुआ। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक बढ़िया शानदार कॉन्सेप्ट, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एम्प्टी सेट, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट और इक्वल सेट, और इसके कुछ एग्जांपल्स, सारे कंसेप्ट मिला करके। और उसके बाद हमारा एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट होगा, जो कि इन्हीं के ऊपर बेस्ड रहेगा। एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट, उसी को बोलते हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट और इक्वल सेट के ऊपर। तब तक के लिए इनको बढ़िया से आप वॉच करिए। वीडियो को 1 बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो। जब तक नहीं समझ में आता तब तक देखो। कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करो, इंस्टाग्राम का लिंक नीचे दिया ही है, जाके फॉलो करो। वहाँ पे आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं डायरेक्ट क्वेश्चनों के जवाब देता हूँ वहाँ पे। और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करो। इन सारी वीडियोज़ के लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए, पॉज करके मिलते हैं अगली वीडियो में।